एक बार मेरे उधर पूजा थी मराठा मंदिर में सत्यनारायण की। तो उस वक्त मैं और मेरा फैमिली आए थे। उस वक्त मेरा ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर आई थी, तो उसको पता चला तब कि मेरे दादाजी पिक्चर चलाते हैं। तो उसने बोला कि आपके पास इतना बड़ा टीवी है। मैं बोला हाँ, मेरे पास इतना बड़ा टीवी है। बोला पापा अपने घर में तो बहुत छोटा टीवी है। मैं बोला हाँ, वो छोटा टीवी है, इधर बहुत सारी पब्लिक आती है ना, इसलिए इधर बड़ा टीवी है। ऐसा करके मैंने उसको समझाया। फिर 2-4 दिन के बाद जब मैं उसको वापस याद आया तो बोला पापा मुझे भी ले जाओ, मुझे भी आपका टीवी देखना है। दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। हाँ बोलो। શર્ટનું બટન તો એ તૂટી ગયું છે। ચાલે ચાલે, રિયલ બતાવવાનું છે, એકદમ નેચરલ બતાવવાનું છે। हाँ, અહીંયા આવી જાઓ તમારી बाजूમાં। जब मैं सिनेमा लाइन में लगा तब मैं सिंगल स्क्रीन में लगा था। तब मल्टीप्लेक्स का ज़माना नहीं था। उस वक्त फिल्में भी चलती थी काफ़ी दिनों तक। तो जब न्यू टॉकीज में लगा, फिर नेपच्यून में, फिर लोटस में, ये सब सिनेमा, फिर अंबर ऑस्कर, बाहर, वहाँ सब जगह पे मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये सब सिनेमा बंद होते जा रहे हैं, कि अब ये लाइन छोड़ देनी चाहिए। लेकिन कुदरत की मर्ज़ी कुछ और थी। मुझे गेटी गैलेक्सी ओपनिंग हुआ, उसमें चांस मिल गया। तो पहले गेटी ओपनिंग हुआ, उसके 15 दिन बाद गैलेक्सी ओपनिंग हुआ, उसके 3 महीने बाद जेमिनी ओपनिंग हुआ। तो 3 सिनेमा लगातार अच्छे चलने लगे। तो हमारे मालिक ने सोचा कि पिक्चरें तो चलती है, तो उनके पास जगह थी। तो वो लोग ने ट्रायल सिनेमा चालू किया, उसका नाम ग्लैमर। ग्लैमर के बाद फिर प्रिंट बंद हो गई, तो डिजिटल प्रोजेक्शन आ गया। तो वो लोग ने सोचा अपने पास और भी 2-3 छोटे सिनेमा बन सकते हैं जिसमें इंग्लिश मूवी चला सकते हैं हम लोग। तो वो लोग ने G7 मल्टीप्लेक्स बनाया। तो वो हमारा बॉम्बे का पहला मल्टीप्लेक्स। उसके बाद सब ने मल्टीप्लेक्स चालू किया। तो गेटी से लेके मराठा मंदिर तक ये मेरा लास्ट सिनेमा है, ये आखिरी सिनेमा है। तो ये मराठा मंदिर ज्वाइन किया उसी हफ्ते दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे release हाँ, हुआ। मेरे लगने के 6 महीने बाद दिलवाले दुल्हनिया लगी। 17 अक्टूबर 95 में DDLJ लगी। तब से लेके आज तक मैं चला रहा हूँ DDLJ। 21 साल हो गया। और अभी तो ऐसा लगता है कि दुल्हनिया और मैं साथ में ही जाएंगे, क्योंकि दुल्हनिया ब्याह के आती है तो जाती नहीं है घर से। क्योंकि जब भी हम लोग ने DDLJ को हटाने का कोशिश किया है तो पब्लिक आ जाती है, ऑडियंस भर जाता है। फिर हम लोग की मीटिंग होती है कि अब क्या करें। तो बोलो चलने दो, जब तक चलती है उसका नसीब है। मेरा भी वही हाल है, जब तक जात चलती है चलने दो। ये लंदन है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर। मैं 22 बरस से यहाँ रह रहा हूँ। रोजाना इसी सड़क से गुजरता पहले सांता क्रूज में रहता था, और रोजाना तो वहाँ मेरे बाजू में एक लीडो सिनेमा था। तो 2-4 बार पिताजी ने मुझे पैसे दिए, तो पिक्चर देख के आओ। उस वक्त टिकट का रेट कम था, 8 आना 12 आना। तो मैं 1-2 बार गया तो वहाँ के स्टाफ से जान पहचान हो गई। तो मैंने देखा तो मुझे एकदम ताज्जुब लगा। वो बोला ये तो बहुत अच्छा काम है। उसके बाद मैं बांद्रा में गया, न्यू टॉकीज करके एक सिनेमा था हिल रोड पे। वहाँ एक ऑपरेटर से मैंने जान पहचान किया, चा पानी पिला के। उसको मैंने पूछा कि यहाँ कोई आदमी रखते हैं क्या सीखने के लिए। तो उसने बोला ऑपरेटर का काम सीखने के लिए? ऑपरेटर का काम सीखने के लिए। तो उसने बोला ठीक है, मैं मेरे चिप से मिलाता हूँ। फिर उसने हेड से मिलाया, तो हेड ने पूछा तुम अभी क्या करते हो। तो मैं बोला अभी मैं मिल में नौकरी करता हूँ। तो बोला तुम कभी आओगे। तो मैं बोला मैं 5 बजे छूटता हूँ, तो मैं 6 बजे तक आ जाऊँगा, रात तक रुकूँगा।
तो बोला इतना काम मत किया करो, मैं तुमको 10-11 बजे छोड़ दूंगा, तुम 4-4 5-5 घंटा काम किया करो और सीख जाओ। तो 4-5 बजे तक मैं वर्कशॉप में काम करने का, फिर शाम को 6 बजे थिएटर ज्वाइन करने का नाइट ड्यूटी में। वो मेरा पहला सिनेमा था। तो आपको जो पहला पिक्चर आपने खुद से ऑपरेट किया वो आपको याद है? हाँ, वो मेरा 6 से 9 का शो था और मुझे इंडिपेंडेंट हेड ऑपरेटर ने मशीन सौंप दिया था नेपच्यून में। बोला मैं बाहर बैठा हूँ, तुम खुद चालू करो और 9 बजे बाहर आना। बोला इंटरवल भी तुमको ही करना है। मैं बोला ठीक है मैं करूँगा। वो पहला पिक्चर था मेरा दूसरा आदमी, जिसमें ऋषि कपूर और राखी थे। मैंने 3 घंटा लगातार मशीन के पास से मैं हटा नहीं और 9 बजे जब पिक्चर छूटा तो मैं बाहर आया तो बोला बहुत अच्छा चला है, अभी तुम इंडिपेंडेंट काम कर सकते हो। वो साल था शायद 74 का साल था। काजल है ओ मेरा दिल है, काजल है दिल है, चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए, ओ चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। और जैसे कि अभी ये आप डब्बा देख रहे हो, इसके अंदर फिल्म आती है। उसके बाद वो फिल्म आने के बाद इसमें से हम निकाल के स्पूल पे लेते हैं। ये स्पूल पे तैयार करने के बाद मशीन पे लोड होती है। उसके बाद पब्लिक पिक्चर देख सकती है हमारे चालू करने के बाद। उसके बाद ऑपरेटर रूम में 2 मशीन क्यों होते हैं? ऑपरेटर रूम में 2 मशीन इसलिए होते हैं कि जो भी रील आते हैं वो सब 20-20 मिनट के होते हैं और समझो 10 रील आए तो एक मशीन से दूसरा मशीन चेंज होना पड़ता है। और ये सिर्फ 20 मिनट तक चलेगी, फिर 20 मिनट के बाद क्या करना पड़ता है? ये 20 मिनट चलने के बाद जैसे अभी ये 1 नंबर है तो हम लोग 2 नंबर मशीन पे तैयार रखते हैं। दूसरे मशीन पे? दूसरे मशीन पे वो दूसरा पार्टनर मेरा रहेगा, वो अटेंशन में रहेगा। वो जैसे ही पूरा होने को आए तो वो मशीन चालू करेगा, उसका मशीन चालू हो जाएगा, मेरा मशीन बंद हो जाएगा। मैं फिर ये लेके जाऊंगा, इसको वापस घुमा के दूसरे शो के लिए तैयार करूंगा। तो आपको कैसे समझता है कि रील नंबर 3 बराबर कौन से पॉइंट पे ऑन करना है आपका मशीन? जब रील ख़त्म होने आता है तो उसके एंडिंग में 1 मीटर के अंतर पर हम लोग निशान कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं कि वो मार्किंग हमको पर्दे पे दिखता है, तो वो मार्किंग के ऊपर हम लोग मशीन स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत बारीकी से ध्यान रहेगा तो ही दिखता है, वो जस्ट 1 सेकंड में तो फास्ट हो जाता है। तो अगर किसी ऑपरेटर का ध्यान नहीं है तो? हाँ, तो वो मिस हो जाता है तो फिर पर्दे में नंबर गिर जाते हैं, कभी ब्लैंक गिर जाता है, कभी काला हो जाता है। तो ये मशीन पे मेरा इतना प्रैक्टिस हो गया, इतने हाथ बढ़ गया है कि अगर केबिन में लाइट चली गई है तो मैं बिना लाइट के भी वो प्रिंट थ्रेडिंग करके पिक्चर चालू कर सकता हूँ। 3:15 ये लाइन का आखिरी स्पीकर के नीचे जो बैठे हैं ना बाजू के नीचे यहाँ से 6 के बाद ये लाइन में उसे उस तरफ पहले 6 से बजे। मेरे उधर दर्द पिक्चर चल रही थी, राजेश खन्ना और शायद मुमताज़ थी या हेमा मालिनी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उस पिक्चर में क्या हुआ कि हमारा गैलेक्सी का प्रोजेक्शन रूम ऊपर है और स्क्रीन ऑडियंस नीचे आता है, तो मैं खिड़की से थोड़ा दूर खड़ा था तो स्क्रीन पे इंटरवल आया, वो मैंने देखा नहीं और मैंने दूसरा मशीन चालू कर दिया। तो पब्लिक जो 1100 हाउसफुल था वो पब्लिक वापस बैठ गई, तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि कुछ गलती हो गई है। कैंटीन से एक लड़का भागते हुआ आया, बोला आपने इंटरवल क्यों नहीं दिया, मैं आपकी कंप्लेन करूँगा। तो मैं बोला इंटरवल अभी हुआ ही नहीं है। बोला नहीं, ये सीन पे इंटरवल है। हमारे असिस्टेंट मैनेजर भी केबिन में आ गए। तो मैं बोला मैं छुट्टी पर था, मुझे ये पिक्चर देखा नहीं है इसलिए मुझे मालूम नहीं था। तो बोला आप कैंटीन को तो इंटरवल देना ही पड़ेगा। उसके बाद वो रील पूरा होने के बाद मैंने स्लाइड दिखाई और इंटरवल दे दिया, लेकिन वो सब हंसने लगे। मुझे पूछा तुमको क्या लगा, मैं बोला मुझे ये लगा कि एक आदमी कंट्रोल करना भारी पड़ता है। उस वक्त मैंने 1100 आदमी को एक झटके में खड़ा किया और बिठा दिया। मैं अपने बच्चों को देती हूँ 7 ओरिजिनल कॉफी बनाए, इसमें है विटामिन A, D और DHA के गुण जो बच्चों को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आपका फेवरेट डायलॉग अभी तक कौन सा है? मेरा फेवरेट डायलॉग, ओहो ये याद करना पड़ेगा। वैसे तो गब्बर के सब डायलॉग फेमस हो गए थे, उनकी कैसेट भी निकली थी कि गब्बर सिंह बोलता ना कितने आदमी थे
तो उसका जोड़ी वाला बोलता है 2 आदमी थे सरदार और तुम 3 थे, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। सरदार मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा। ये डायलॉग फेमस हो गए थे उस ज़माने में, मेरे ज़माने में। तो थिएटर में बहुत हंगामा आता होगा शोले बहुत बहुत मिनरवा में लगा था, हमारे पास तो बाद में आई पिक्चर। वो यहाँ भी लगी थी, गेटी में भी लगी थी। नहीं, उस वक्त आर्टिस्ट लोग नहीं आते ज़्यादा, वो लोग नीचे से ही चले जाते, लेकिन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर ये लोग केबिन में चीफ से मिलने आया करते थे, क्योंकि वो लोग भी दिल में समझते हैं ना कि ये जो भी सिनेमा चल रहे हैं सब प्रोजेक्शन के ऊपर ही चल रहा है। तो पहले दिन फर्स्ट शो में हर एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर आता था, हम लोग को गुड लक कहता था, बोला आप ज़रा संभालना प्रिंट को, क्योंकि इसके बाद यहाँ से उतर के वो दूसरे सिनेमा में भी जाती है। तो एक बार मैं नेपच्यून सिनेमा में था, बांद्रा में स्टेशन के सामने था, अब तो वो नहीं है। वहाँ पे गंगा की सौगंध पिक्चर लगी थी अमिताभ रेखा की, उसमें सुल्तान अहमद जो उनके प्रोड्यूसर है वो आए थे। उसके बाद हमारे चीफ को वो एक कवर दे के गया, गुड लक। उसके बाद चीफ ने शो छूटने के बाद सबको शेयर किया। तो उस वक्त सस्ताई का ज़माना में अगर 50 रुपया भी मिल जाता तो बहुत ज़्यादा लगता था, 5 लाख जैसा लगता था। डिजिटल हो गया तब से कोई नहीं आता, क्योंकि अभी प्रिंट है ही नहीं, फ़ोन पे सब मैनेजमेंट से बातचीत हो जाती है, तो हमसे मिलने का किसी का कोई सवाल ही नहीं आता। तो ये शटलिंग के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए ना। शटलिंग का क्या मतलब है कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ गया और इनके पास प्रिंट कम है, हाँ, तो और पिक्चर समझो 2-3 जगह चलानी है, तो वो क्या करते हैं कि पूरा नज़दीक दोनों सिनेमा कौन सा है वो लोग तय करते हैं कि समझो प्रीमियर डोंगरी और मराठा मंदिर जम सकता है, और गेटी गैलेक्सी और सबरबिया जम सकता है। तो एक प्रिंट एक सिनेमा में दे देंगे और साथ में वो लोग लेटर देते हैं कि भाई ये आपके यहाँ ये टाइम है शो का, वहाँ ये टाइम है, आप चला के उसको दे देना, वहाँ से चला के वो आपको दे देंगे। वैसे चलाते हैं, और उसके लिए वो लोग एक आदमी रखते हैं, उसके पास जिसके पास मोटरसाइकिल हो या टैक्सी हो या ऑटो रिक्शा है या साइकिल है, कुछ भी है, उसको कुछ पैसा दे देते हैं वो लोग। बोला ये प्रिंट यहाँ से उठा के वहाँ डालो, वहाँ से उठा के ये यहाँ डालो, हफ्ता भर आपको वही काम करना है, तेरा चार्ज बता। तो वैसे भी चला है। सबसे शुरुआत ये शटलिंग की हाथी मेरे साथी से हुई थी, राजेश खन्ना का पिक्चर से। उसके बाद वो सब ने अपना लिया, क्यों कि प्रिंट का खर्चा बच जाता है। और शटलिंग के टाइम में ऑपरेटर को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। हाँ, क्योंकि हमको लगातार टेंशन लेता है कि वो टाइम पे प्रिंट नहीं लाया तो हमको बंद करना पड़ेगा। क्या कर रहा है बे? पिक्चर लगा, पिक्चर ठीक से। अभी कौन सा सीन चल रहा है? फाइटिंग चल रहा है। फाइटिंग के बाद वो अमरीश पुरी उसका हाथ पकड़ेगा, वहाँ पे मेरा बेल मारने का टाइम, लाइट देने का टाइम। तो हमेशा आप इतने टाइम से आप DDLJ में एक ही टाइम पे बराबर बेल दे रहे हो? हाँ जब अमरीश पुरी उसका हाथ पकड़ता है तब? हाँ, तब काजल का हाथ पकड़ता है तब लास्ट बेल। हाँ, और फर्स्ट बेल इंटरवल में कब बेल देते हो? इंटरवल में अमरीश पुरी, अरे अनुपम खेर जब शाहरुख खान को पूछता है ना कि चांद में क्या देख रहा है, वो सीन पे पिक्चर छूट रहा है। ओके, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। जरा आवाज વધારે થાય એ કરજો। એ પાડાય થોડું બધું વચ્ચે કરીને नहीं आराम से आप काम करिए, कोई बात नहीं, मतलब नेचुरल इफेक्ट आवे ना कि किचन में काम करते वक्त आवाज़ होता ही है बर्तन का। नहीं। आप पकड़ लेगा भाई। और कभी किसी के साथ झगड़ा होता है तो हम लोग गुजराती में क्या कहते हैं, अरे के 2 बर्तन साथ में अगर तो कभी वो ठोकर भी लग जाती है तो आवाज़ आती है। तो क्या बोलते हैं गुजराती में, क्या बोलते हैं? अरे बे भाषा में तो खकड़े। ये सब मुझे नहीं मालूम था, मेरी मिसेज ने सब सिखाया, मैं तो एकदम बुद्धू था। और मेरे से ज़रा ज़्यादा स्मार्ट थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रही है ना, तो उनको सब व्यवहारिक ज्ञान भी है, आती जाती है, किसी शादी में, मैयत में, हर जगह वही जाती है, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। तो ये कभी कभी मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते भी, अरे तू मरेगा तो तेरी मैयत में कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरा काम एक ऐसा है ना कि 365 डेज पूरा चालू, इसको ना दिवाली, ना होली, ना ईद, कुछ भी नहीं। यहाँ तक मैं कहूँगा कि मेरे माँ पिताजी मर गए तो भी मैं थिएटर में ड्यूटी पर था, वहाँ से फिर वो लोग ने मुझे यहाँ भेजा।
भारती का फ़ोन आया कि पिताजी गए, तो तुरंत मैं पिक्चर छोड़ के आ गया। उस वक्त 3 इडियट लगी थी आमिर खान की। वो 3 इडियट पिक्चर मैं चालू करके निकल आया था, तब तक पिताजी को लेके जाने की तैयारी हो चुकी थी। उसके 2 महीने बाद मेरी माँ मर गई, तब भी मैं थिएटर में था। तब भी भारती का फ़ोन आया कि मम्मी गई। हम लोग में गुजराती में बा कहते हैं, मम्मी नहीं कहते। तो मेरी माँ का मुझे बहुत अटैचमेंट था, तो वो गई तो मुझे बहुत दुख हुआ था। 65 साल पहले जब मेरे पिताजी बम्बई में आए तो हमारे पास घर नहीं था रहने का। हम लोग एक छोटे से झोपड़े में रहते थे। जो पहले के ज़माने में जो आंबा की पेटी आती है ना, लकड़ी की आती थी, पेटी आती लकड़ी की आती थी ना, वो पट्टी पट्टी से बनी हुई, तो उसकी दीवार थी। उससे दीवार बनाई थी मैंने। जैसे कि बाजू के रूम में कुछ पक रहा है, कोई बातचीत हो रही है तो सुनाई देता था। वो आप फाट में से 2 पाटिया के बीच के फाट में से देख भी सकते थे। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी मेरे घर में, तो हम लोग घासलेट का दिया या घी का दिया जला के काम चलाते थे। और नेचुरल बात तो ये है कि उस वक्त हमारे घर में मेरे पिताजी के पास 1 थाली, 1 वाटी और 1 गिलास था। जब पिताजी खाना खाते थे वो धो के मेरी माँ खाती थी, उसके साथ मैं भी बैठ जाता था जब मैं 1-2 साल का ही होगा। तो उसी स्ट्रगल करके वो लोग ने मुझे बड़ा किया, मुझे मेरे 2 भाइयों को भी बड़ा किया। तो रियल समझो ना, मराठी मदर इंडिया की कहानी थी कि मदर इंडिया में पूरा पिक्चर नरगिस के ऊपर सेंट्रलाइज है कि वो अपने परिवार को कैसे पालती है खेत में काम करके। तो वैसी स्टोरी मेरी माँ ने मेरे साथ मैंने देखी है, तो मुझे वो बात दिल पे असर कर गई, इसलिए मुझे मदर इंडिया बहुत अच्छी लगी। जब मैं गेटी गैलेक्सी ज्वाइन किया तो हमारे उधर मदर इंडिया लगी थी, तो एक प्रिंट 2 थिएटर में चलती थी, आधा घंटे का टाइम का फ़र्क था। तो 2 वीक पिक्चर चली, तो 2 वीक के 2800 तो 5600 मैंने वो देख ली। जब हाउसफुल पिक्चर रहता है तो हमको भी हमारी ड्यूटी करने को, काम करने को, हाउस देख के बहुत मज़ा आती है। पिक्चर चलाने को हमको दिल करता है। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हम नौकरी करते हैं। जैसे हमको भी लगता है कि हम भी हमारा परिवार के साथ पिक्चर में ही आए, थिएटर के अंदर आए हैं। और हाउस खाली रहेगा तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम हमारी नौकरी पर आए हैं। जैसे कि अभी ये मराठा मंदिर का इलाका पूरा मुस्लिम इलाका है, तो ज़्यादा करके इधर सब मोमेडन पब्लिक आती है। जैसे ही रमज़ान चालू होता है वो लोग पिक्चर देखने को नहीं आते, तो हमारा हाउस खाली हो जाता है। और थोड़े से कम पब्लिक, 10-15 पब्लिक या 50 पब्लिक, तो हम लोग को भी दिल में दुख होता है कि ये महीना कैसे गुजर जाए। जबकि मुस्लिम बिरादर के लिए बहुत अच्छा महीना है, पाक महीना वो लोग मानते हैं। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, ईद आती है, उस दिन नए पिक्चर लगती है। और ज़्यादा करके तो कई सालों से देख रहा हूँ कि ईद के मौके पर आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की ही पिक्चर लगती है, तो बहुत धमाल होती है। जैसे कि अभी ये पिक्चर जो लगी है बजरंगी भाईजान, वो पिक्चर मुझे अच्छी लगी है। वो पिक्चर मैंने 2 बार देखा, 3 बार देखा। क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर जितने पिक्चर बने हैं वो सब में हम लोग इंडियन प्रोड्यूसर ने पाकिस्तान को खराबी बताया। तो ये पहली पिक्चर है जिसमें पाकिस्तान के साथ हम लोग ने अच्छा सलूक किया, वो लोग ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया। तो पब्लिक के ऊपर टीवी का, सिनेमा का जितना असर होता है, ऐसा जुबान से या पुस्तक से या किताब से नहीं होता है। कामिनी आ लई लो तो ધીરેથી આવો, ધીરેથી, એટલે આવી જાઓ તમે કેમેરામાં। अब एक सिगरेट मार लो फिर। हाँ ठीक है। अभी जब से मैं थिएटर में नौकरी पे लगा 40-45 साल से, मैंने बम्बई का कोई सिनेमा में पिक्चर नहीं देखा है। सिर्फ 92 में मैं और मिसिस हम आपके कौन है राजश्री प्रोडक्शन का यहाँ केटी विजन में लगा था, वो देखने गए थे। આપણે ક્યારે ગયા હતા? હું દુબઈથી આવ્યા પછી ગયા હતા ને કેટી વિઝનમાં। तो दुबई से आने के बाद? हाँ, बस मैं और मेरी मिसेज यहाँ केटी विजन में गए जब टिकट का रेट भी कम था और मेरे पास भी ज़रा पैसे का जोर था, बाहर से आया था तो उम्र भी छोटी थी थोड़ी सी, तो हम लोग गए थे। उसके बाद कभी नहीं गए। उसके बाद तो
कलर टीवी आ गया, ये घर में टीवी आ गया, तो ये लोग देखने लगे। बाद में पिक्चर देखने का चांस ही नहीं मिलता है। मेरा लड़का जाता है, मेरा लड़का और उनकी मिसेज जाते हैं। अभी छोटी है ना, उसको पिक्चर का शौक है, हम लोग भी मना नहीं करते। जैसे ज़िंदगी जीना है जियो, जा जी ले ज़िंदगी, अमरीश पुरी कहता है ना। बाबू कितना हो गए छोटे? बस हमें करीबन 15-17 साल पुरानी बात है कि मेरा लड़का जॉबलेस था और वो ढूंढ रहा था। तो उसने मुझे पूछा, पिताजी आपके पास मराठा मंदिर या तो गेटी गैलेक्सी में कहीं जगह हो तो मुझे ले चलो। तो मैं वहाँ गेटी में आया और मेरे एक फ्रेंड को, जो अभी असिस्टेंट मैनेजर है, मिस्टर आदिल शेख करके गेटी में, उनको बोला कि मेरे बेटे को बुकिंग में या तो प्रोजेक्शनिस्ट में या डोर कीपर में कहीं काम पे लगा दो। तो उसने मुझे साफ लफ्ज़ों में कहा कि तूने तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तेरे बेटे को क्यों ख़राब कर रहा है लाइफ। आगे चल के समय सिनेमा का और भी हो सकता है बुरा आ जाए, क्योंकि सब टीवी वीडियो भारत में आ चुके थे। तो उसने भविष्य पहले से देख लिया था कि अब पिक्चर का भविष्य ज़्यादा उज्जवल नहीं है। तो ये बात उसकी मुझे पट गई। तो मैंने मेरे बेटे को कहा, तू मेरे से हर महीना पॉकेट एक्सपेंस लेके जा, तुझे जब तक जॉब नहीं मिलता है तू एंजॉय कर। तो उसने फिर ये बात मेरी मान ली और वो आज MR बन गया और उसको अच्छा जॉब मिल गया। तो वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। Anything else? 170. 170. Thank you so much for this. महसूस होती है क्या जब से डिजिटल प्रोजेक्शन आया है तो काफ़ी बदलाव भी आ गया है, क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गए। जैसे ही आपने शुरू से चालू किया तो एंड तक पिक्चर की क्वालिटी आपको एक सरीखी मिलेगी, साउंड एक सरीखा मिलेगा। तो मैं खुश हूँ नए प्रोजेक्टर से। अभी ज़्यादा करके फुल्ली ऑटोमेटिक हो ही गया है, मगर इतना ही कि आपको मशीन पे रहना पड़ेगा, आप मशीन छोड़ नहीं सकते। मेरे उधर लास्ट पिक्चर फास्ट एंड फ्यूरियस आई थी, जो प्रिंट के ऊपर चली थी मराठा मंदिर में, अभी कुछ जून महीने में आई थी, वो जून 6 तारीख को। तो जब आपने टच किया रील को इतने टाइम बाद, हाँ, तो बहुत खुशी हुई, जैसे कि कोई अपने बच्चे को पाल रहा है, गोद में उठा रहा है, मुझे ऐसा लगा था। कातार के कहीं जोतू तो नहीं हो, कर ही ना हो जल्दी फटाफट। आपको चाय बहुत पसंद है? अरे चाय और सिगरेट, मैं दोपहर में कभी खाना नहीं खाता हूँ। उसको घर में कोई नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन चाय सिगरेट चाहिए, बीबी बच्चे कोई नहीं चाहिए। आप लोग सोचिए कि आदमी नौकरी धंधा काम धंधा किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए। तो मैं दिल में कभी ऐसा सोचूंगा कि बीवी बच्चे नहीं चाहिए। हाँ, वो DDR जी का क्या बोल रहे थे, कौन सा डायलॉग चुटकी का? हाँ, मैं याद कर रहा हूँ, वो फरीदा जलाल को बोलती है, वो उसको दूध पीने को बोलती है फरीदा जलाल, और उसको बोलते है तूने ये बादाम क्यों नहीं खाई, तो अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें क्यों करती है। उस फरीदा जलाल बोलती थी, ये बोलती है कि आदमी कभी उम्र से छोटा बड़ा होता ही नहीं है, वो मन से ही होता है। अगर वो मन में सोच ले कि मैं 6 साल का हूँ तो वो 6 साल का ही है। वो सोचता है कि मैं अभी 9 साल का हूँ, भले फिर वो कितना भी बड़ा हो गया हो। तो आप मन से कितने साल के हो? मैं तो अभी अपना 25 साल का ही समझता हूँ। ये सब का नसीब था, इसलिए आ गए सब लोग। अभी नया ऑपरेटर कोई ये लाइन में आते भी नहीं है और मैनेजमेंट भी फ्यूचर देख के किसी को अपॉइंट नहीं करती है। हम लोग जो अभी पूरी ज़िंदगी निकाली है, ऐसा समझो कि उन लोग को वो लोग निभा रहे हैं, पाल रहे हैं। क्योंकि अभी एक ही आदमी का काम है, वो एक आदमी 400 चला सकता है। अभी 5 आदमी की, 6 आदमी की, 4 आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो फ्रेंकली है, सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं अकेला पर्सन हूँ, शुरू से लेकर आज तक मैं सिनेमा में ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं निकल नहीं सका। मैंने कोशिश बहुत की, बहुत काम किया है, वायरमैन का काम किया, इलेक्ट्रिक का किया, मोटर रिवाइंडिंग किया, फैन रिपेयरिंग, उसके बाद वॉच रिपेयरिंग,
लेकिन कहीं मुझे सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ, कहीं मुझे ज़्यादा कोई चांस नहीं मिला। फिर आखिर मैंने कुदरत की मर्ज़ी को स्वीकार कर लिया। ये हर एक के जीवन में रोड पे फूल नहीं सजे, कांटा ही बिछे। आपको कांटे पे चल के ये अपना रोड पार करना है। फिर आप वो चप्पल पहन के कांटे को कुचल दो, या तो खुले पाँव बर्दाश्त कर लो और ऊपर आओ। एक 1.5 साल हो गया, 26 जनवरी की बात है। तो एक फैमिली आया DDLJ देखने के लिए। तो इंटरवल के दौरान मैं खिड़की के पास खड़ा था और एक बच्चे ने मुझे पीठ मोड़ के देख लिया। तो उसने जिद की उसके पिताजी के और माँ के पास कि मुझे वहाँ जाना है। तो उसके पिताजी लेके ऊपर आए केबिन में। तो मैंने उससे बच्चे को सब समझाया कि पिक्चर कैसे चलती है, फिल्म कैसे लगाई जाती है। वो देख के वो 10 मिनट रहा, लेकिन इतना खुश हो गया ना कि मुझे मेरा बचपना याद आ गया।